तो क्या जोकोविच का करियर डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है? क्या रिटायरमेंट नज़दीक है? उनके खेल के स्तर में अवश्य ही गिरावट आई है। यह गिरावट कब से आई है? कितनी गिरावट आई है? क्यों गिरावट आई है? और इससे उबर पाना जोकोविच के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा? और कैसे वो वापस अपने फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि जोकोविच की परफॉर्मेंस देखी जाए इस वर्ष की, और इससे थोड़ा पहले भी हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि यह सब शुरू कब हुआ। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जोकोविच का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अल्कराज को भी बड़ी आसानी से हराया, सिनर को भी आसानी से हराया और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग जो है वह भी प्राप्त की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे फॉर्म में थे और ऐसा लग रहा था कि और 1-2 वर्ष तक उनको हरा पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होगा। किंतु जब डेविस कप का मौका आया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से जोकोविच का जो फॉर्म है और जो उनका आत्मविश्वास है, वो थोड़ा-सा डगमगा गया। जोकोविच का मैच सिनर के साथ था डेविस कप में, जो कि साल की आखिरी प्रतियोगिता थी और जोकोविच के पास 3 मैच पॉइंट थे। सिनर की सर्व में लव 40 चल रहा था स्कोर, और यदि जोकोविच वह मैच जीत जाते, तो सर्बिया जो है वो डेविस कप के आने वाले राउंड्स में क्वालिफाई कर जाती और ऐसा लग रहा था कि जोकोविच सर्बिया को डेविस कप जिता देते। लेकिन क्योंकि वो पॉइंट्स जोकोविच नहीं ले पाए, सिनर ने अच्छा प्रदर्शन किया और उस मैच को सिनर ने जीता। जो उस मैच में वो 3 पॉइंट जोकोविच नहीं ले पाए, उसके बाद से ही उनका मानसिक जो आत्मविश्वास था वह कम हो गया। उस मैच में भी उनका प्रदर्शन उसके बाद थोड़ा-सा खराब रहा और उसके बाद डेविस कप के डबल्स मैच में भी वो नहीं जीत पाए और इस वजह से इटली को जो है बढ़त हासिल हुई और इटली अंततः डेविस कप जीत गई। और बिल्कुल जैसे जोकोविच के साथ 2010 में हुआ था, उन्होंने डेविस कप जीता था और उसके बाद उनका प्रदर्शन बहुत इम्प्रूव हो गया था। 2011 में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, जोकोविच ने लगभग सारे ही मैच जीत लिए। उसी प्रकार सिनर के लिए भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा डेविस कप में। उसके बाद उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जिसमें उन्होंने जोकोविच को हराया और बहुत सारे मैच लगातार सिनर ने जीते। तो डेविस कप में कुछ तो खास है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर अपने देश के लिए खेलता है और वो जीतता है, तो उससे बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट भी मिलता है और उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वह पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर वहीं वह खिलाड़ी हार जाए तो उसकी जो चोट है वो बहुत दिनों तक नहीं भरती है। तो वह डेविस कप के बाद से ही पिछले वर्ष जोकोविच जो है उन्होंने हारना शुरू किया। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन देखें, उसमें भी वह फॉर्म में नहीं थे। और अगर हम पिछले इस वर्ष के जो रिजल्ट्स हैं उन पर नज़र डालें, तो ये देखिए, यूनाइटेड कप में एलेक्स डिमिनोर से वह हारे। उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि उनको रिस्ट की इंजरी थी जिसके चलते वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो सिनर से हारे और पूरे ऑस्ट्रेलियन ओपन में हर मैच में हम ये देख सकते थे कि जोकोविच फॉर्म में नहीं है। वह बहुत संघर्ष करके मैचेस जीत रहे थे। इंडियन वेल्स में वह लूका नार्दी से हार गए, मायामी उन्होंने नहीं खेला, रोम, जिनीवा ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन, तो इस पूरे वर्ष में उन्होंने एक भी खिताब नहीं जीता है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया है कि वाकई उनके खेल के स्तर में बहुत गिरावट आई है। अब यह गिरावट क्यों आई है, तो इसके 2 या 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि उनकी जो उम्र है वो 35 के ऊपर है। तो जो मूवमेंट, क्योंकि उनका जो खेल है वो मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जो एक जगह से दूसरे जगह वो कितनी स्फूर्ति से, कितनी तेज़ी से पहुँचते हैं और उसके बाद झुक कर सारे शॉट्स को एग्जीक्यूट करना, उसके लिए टाइमिंग की भी बहुत आवश्यकता है, रिफ्लेक्सेस की बहुत आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि अब वो अपने करियर के इस पड़ाव में है कि उतना अच्छा उनका मूवमेंट अभी नहीं है। और इसी वजह से जो है अपने खेल को, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है, डिफेंड करना, बेसलाइन से खेलना, वह वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें उन्हें परेशानी आ रही है। एग्रेसिव खेलने की वो कोशिश करते हैं, पर कई बार विनर की जगह अनफोर्स एरर पड़ जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स में ऐसा हो जाता है जिस वजह से अंततः वो मैच हार जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि अल्कराज और सिनर 2 ऐसे खिलाड़ी उभर के आए हैं जो जिनके खेल में कोई भी कमजोरी नहीं है। उनको हरा पाना इतना आसान नहीं है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, सभी सरफेसेस पे अच्छा खेलते हैं। तो ऐसे किसी भी खिलाड़ी को हरा पाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए।
और जब जोकोविच इस उम्र में हो और इंजरी से अभी-अभी वापस आए हों, पूरे वर्ष कोई ना कोई इंजरी उन्हें हो ही रही थी, तो इस वजह से भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरी बात यह भी है कि जो उन्होंने हार का सामना किया है इस वर्ष, उस वजह से आत्मविश्वास उनका डगमगाया है और वह ज़्यादा टूर्नामेंट खेले भी नहीं हैं। कई टूर्नामेंट्स से उन्होंने इसलिए अपना नाम वापस लिया ताकि वह और प्रैक्टिस कर पाएँ और अपने गेम को और इम्प्रूव कर पाएँ। तो इस वजह से मैच प्रैक्टिस भी उनको ज़्यादा नहीं मिली इस वर्ष। तो यह 2 से 3 कारण हैं जिस वजह से उनका जो खेल का स्तर है, वह कमज़ोर हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इससे उभर पाना उनके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? तो जोकोविच को हम शुरू से जानते हैं, जब वह नए-नए इस खेल में आए थे और फेडरर और नडाल जो है वह पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे इस खेल को। जोकोविच, नडाल और फेडरर दोनों से हारते थे और कई बार उन्हें इंजरीज़ भी बहुत सारी हुई थी, उन्हें साँस की भी तकलीफ़ थी और कई बार वह रिटायर भी हो जाते थे मैचेज़ में, पूरा मैच कंप्लीट नहीं कर पाते थे। लेकिन 2010 के बाद जब से वो डेविस कप जीते और उन्होंने अपने खान-पान में फेरबदल किया, अपनी डाइट में फेरबदल किया, अपने रूटीन में फेरबदल किया, उसके बाद उनकी हेल्थ और फ़िटनेस इतनी सुधर गई कि 2011 में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे के मैचेस लगातार बैक टू बैक उन्होंने जीते, नडाल के साथ और बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ। और उसके बाद एक ऐसा फ़ॉर्म, एक ऐसा जोकोविच हमने देखा, जो जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। 2011 में इतने सारे मैचेस उन्होंने जीते, लगातार नडाल को हराते रहे। क्ले पर भी नडाल को 2 बार लगातार उन्होंने हराया, रोम में और मैड्रिड में। तो एक तरह से हमने देखा कि उनको बहुत परिवर्तन करने पड़े और संघर्ष करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि नडाल और फेडरर को कैसे हराना है और कैसे पूरे वर्ष फिट रहना है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इससे यह साबित होता है कि जोकोविच इस स्थिति से भी बिल्कुल उबर सकते हैं और अगर कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का हम बात करें जो इस परिस्थिति से उबर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जोकोविच उसमें सबसे पहले नंबर पे आएंगे और उसके बाद नडाल हैं, क्योंकि नडाल को भी बहुत इंजरीज होती आई हैं, उनके फॉर्म में भी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन हर बार वह अच्छे से वापसी करते हैं। तो इसी प्रकार जोकोविच से भी उम्मीद है कि वह इससे सीखेंगे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि वह इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे अपने गेम के जो छोटी-मोटी त्रुटियां हैं उनको सुधारें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। जोकोविच क्योंकि इस पड़ाव पे हैं, तो उनका खेल तो अवश्य ही अभी भी अच्छा है। बस फ़र्क इतना है कि अब वह 10 में से 10 दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सकते, 10 में से वो 6 या 7 दिन अपना अच्छा प्रदर्शन देते हैं और उन 6 और 7 दिनों में वह किसी को भी हरा सकते हैं, चाहे वो अल्काराज हो, चाहे वह सिनर हो या कोई और खिलाड़ी भी। अब देखना यह है कि वह 6 या 7 दिन ग्रैंड स्लैम फाइनल के दिन होते हैं, सेमीफाइनल के दिन होते हैं, या वो जो 3 और 4 दिन हैं, जिस दिन वो अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाते हैं, वह किस दिन होते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो कारण है, वह इंजरीज़ है। अगर वो अपने आप को इंजरी फ्री रख पाएँ, तो उनके खेल पे भी इससे असर पड़ेगा, क्योंकि एक बार यदि इंजरी होती है, वो भी इस उम्र में, तो उससे उबर पाने में वैसे ही समय लगता है। उसके बाद फिर रिहैबिलिटेशन है, फिर आपको मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद जब आप अल्काराज और सिनर जैसे खिलाड़ियों के साथ सेमीफाइनल या फाइनल में खेलते हैं, तो आत्मविश्वास की कमी होना बिल्कुल वाजिब है। तो उनको कोशिश यही करनी होगी कि अपने आप को इंजरी फ्री रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, लेकिन मैच में अपनी जो टैक्टिक्स हैं, उसको उन्हें चेंज करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जोकोविच बेसलाइन से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करनी है, जैसे फेडरर ने अपने करियर के आखिरी दिनों में बहुत एग्रेसिव खेलना शुरू किया था, अच्छी सर्व करते थे, नेट पे आते थे, चांस मिलते ही विनर मारने जाते थे। इसी वजह से वो नडाल को विंबलडन 2019 में हरा पाए, अपने एग्रेशन के चलते। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2017 में वो हरा पाए, अपने एग्रेशन के चलते। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जोकोविच को भी अपने खेल को अब सुधारना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, एग्रेशन दिखाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि रिस्क लेने वाले वह पहले खिलाड़ी हों जब किसी के भी साथ उनका मैच हो। तो जो अल्काराज को वह मौके दे रहे हैं कि अल्काराज विनर मारे और कहीं से भी पॉइंट को कंट्रोल करे, वह उन्हें उससे बचना होगा।
दूसरी चीज़ यह है कि अपना जो डाउन द लाइन बैकहैंड है, जो कि उनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उपयोग करना चाहिए। उसी में वो स्लाइस का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि डायरेक्शन चेंज होते रहेंगे और किसी भी खिलाड़ी को पॉइंट डिक्टेट करने का चांस जो है वो नहीं मिलेगा। और मोटिवेशन की वैसे तो जोकोविच को में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फेडरर और नडाल की तरफ बिल्कुल देखकर सीख सकते हैं, जैसे कि बार-बार उन्होंने वापसी की है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी कहनी पड़ेगी कि हर बार एग्रेशन जो है वह काम नहीं आता। हमने कई बार फेडरर के करियर में देखा कि किसी दिन उनके शॉट्स नहीं पड़ रहे थे और उन्होंने प्लान बी नहीं अपनाया और कोशिश वह करते रहे कि उन्हें उनके जो फोरहैंड्स हैं, जो बैकहैंड्स हैं वो पड़ें और विनर जो है उससे प्राप्त हो, और ऐसा नहीं हुआ और फेडरर वह मैचेस हार गए। तो जोकोविच को मेरे ख्याल में इससे बचना होगा। नडाल से वह इस बारे में सीख ले सकते हैं। नडाल इस चीज़ में बहुत आगे हैं। वह एक मैच के अंदर तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं, कौन से शॉट्स उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को वह ढाल लेते हैं परिस्थिति के अनुरूप। और इस वजह से मैचेस, कई ऐसे मैचेस नडाल जीत जाते हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। तो इसी प्रकार जोकोविच को भी एक प्लान बी रखना पड़ेगा कि अगर वो विनर्स के लिए जा रहे हैं, अच्छी सर्व करके वॉली करने जा रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वह चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो वह उनका जो बेसलाइन गेम है वह उस पर दोबारा वापस आ पाएँ उसी मैच के दौरान, और किसी तरह कोशिश कर पाएँ कि जीत उनको हासिल हो। वो स्लाइस ट्राई करें, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करें, तो मेरे ख्याल से जीत की संभावना जो है वह बढ़ जाएगी। तो यह उन्हें करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बात की, जोकोविच जब फर्स्ट सर्व करते हैं, ऐसा मैंने पाया कि जब वह फर्स्ट सर्व करते हैं और उनकी सर्व का जो रिटर्न है, वो कोर्ट के बीच में आता है कुछ इस तरह से। तो कई बार वह इसी में खुश होते हैं कि बेसलाइन से पॉइंट को कंटिन्यू करें और बाद में जाके या तो विनर मारें या कोशिश करें कि जो प्रतिद्वंदी है वो खुद कोई त्रुटि कर दे और इस वजह से जोकोविच को पॉइंट जो है वो प्राप्त हो जाए। इस चीज़ से मेरे हिसाब से जोकोविच को अब निकलना होगा। उन्हें कोशिश करनी होगी कि पहली सर्व के बाद जो रिटर्न आ रहा है, उसके बाद जोकोविच का जो अगला शॉट है, वह बहुत एग्रेसिव खेलें, वह लाइन की ओर जाने की कोशिश करें। उनके खेल में वैसे ही बहुत टॉप स्पिन है, तो अगर वह कमिट करके मारेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वह शॉट्स ज़्यादा बाहर जाएँगे, वो बेसलाइन के आसपास ही रहेंगे, डीप रहेंगे, और इससे क्या होगा कि उनको पॉइंट में बढ़त मिलेगी और फिर वह नेट पे आके पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके मन में ऐसा है कि नहीं, मैं बेसलाइन से ही इस पॉइंट को कंटिन्यू करूँगा, तो फिर उन्हें बहुत हानि पहुँच सकती है, क्योंकि अल्काराज और सिनर एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और वह विनर मारने से नहीं हिचकते हैं, रिस्क लेने से नहीं हिचकते हैं। तो इसलिए जोकोविच को कोशिश करनी है कि वह खुद ही पहला कदम बढ़ाएँ आगे और एग्रेशन दिखाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जोकोविच जो है फोर कोर्ट में अभी भी उतने मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। हमने विंबलडन में, इस विंबलडन में भी देखा, पिछले साल भी देखा, क्योंकि विंबलडन ही एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां आपका जो फोर कोर्ट गेम है, जो नेट के पास का जो गेम है, वह सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होता है और समझ भी आता है कि आप उसमें कितने सक्षम हैं या नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोकोविच को वहाँ पर अभी और सुधार की ज़रूरत है। इस शॉट में भी आप देख सकते हैं, अब जोकोविच ने एक अच्छी सर्व की और अल्काराज ने यहाँ पर एक चिप रिटर्न किया है, बस ब्लॉक किया है, और ये जो बॉल है, ये फोर कोर्ट में गिर रही है। अब जोकोविच को एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच शॉट मारने की ज़रूरत है और फिर नेट पे आके पॉइंट को क्लोज करने की ज़रूरत है। ऐसा हमने अनगिनत बार देखा है कि नडाल और फेडरर इसको बड़ी आसानी से करते हैं, बट जोकोविच कहीं न कहीं इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। इस पॉइंट में भी जोकोविच अपने शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो शॉट कहीं यहाँ पर आके गिरा और अल्काराज ने बड़ी आसानी से जो है पासिंग शॉट मार दिया। तो यह एक पैटर्न है जो कई बार रिपीट होगा। कारण यह है कि जोकोविच की सर्व अच्छी है, तो हर बार जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कर पाएंगे और ऐसा रिटर्न आएगा जो कहीं इस एरिया में गिरेगा। तो उसका जो एडवांटेज है वो जोकोविच को उठाना है, और उसका तरीका वही है कि उन्हें बहुत ही एग्रेसिव शॉट खेलना है और बिना किसी हिचकिचाहट के नेट पर आकर पॉइंट को जो है खत्म करना है। तो यह कुछ चीज़ें हैं। अब किन परिस्थितियों में जोकोविच ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर वह अपनी फ़िटनेस को सुधारें और यह 2-3 चीज़ों पर काम करें अपने खेल में, तो अवश्य ही वो ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि अल्काराज और सिनर जो है वो एक ही ड्रॉ में हो और जोकोविच को जीतने के लिए दोनों में से किसी एक को ही हराना पड़े, तो भी यह संभव है कि वो ऐसा कर पाएँ। और या तो फिर अल्काराज और सिनर अच्छे फॉर्म में ना हो, या उस दिन फॉर्म में ना हो जिस दिन उनका जोकोविच से मुकाबला है, या फिर उस दिन फॉर्म में ना हो टूर्नामेंट में और वह जोकोविच से
भिड़न से पहले ही हार जाएं, तो इन परिस्थितियों में भी जोकोविच जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जोकोविच की कोशिश अब यही रहेगी कि 1 या 2 ग्रैंड स्लैम और किसी तरह वह जीत पाएँ अगले इस वर्ष या अगले वर्ष, ताकि उसके बाद वह रिटायरमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जब तक नडाल खेल रहे हैं तब तक जोकोविच भी ज़रूर खेलेंगे, और कोशिश उनकी यही रहेगी कि सेमीफाइनल, फाइनल तक वो पहुंचते रहें, ताकि उनका आत्मविश्वास बरकरार रहे। और फेडरर से बिल्कुल वो सीख ले सकते हैं, क्योंकि फेडरर भी 2012 से 2017 तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीते थे, विंबलडन के बाद 2012 में। और उसके बाद न जीतते हुए भी कभी वो क्वार्टर फाइनल, कभी सेमीफाइनल, कभी फाइनल तक पहुंचते थे, लेकिन वह कोशिश करते रहे, अपने गेम में सुधार लाते रहे, और अंततः उसका परिणाम उन्हें मिला और वो ग्रैंड स्लैम जीते। तो इसी प्रकार से जोकोविच को भी कोशिश करते रहनी चाहिए। तो 1 या 2 ग्रैंड स्लैम मेरे हिसाब से वो और जीत सकते हैं। कड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वह संभव है।